एनसीईआरटी के अगले खंड में आपका स्वागत है। अगला अध्याय है अध्याय 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी को मिले भारत को लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं और ऐसे में अब जो चुनाव प्रणाली है हमारी, वो मतदान के द्वारा होता है। लोग शासक को मतदान करके ही चुनते हैं, परंतु शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में कुछ लोग जो कबीले या समूह में रहते थे, वह अपने में से किसी एक व्यक्ति को राजा चुन लेते थे, जो बुद्धिमान था, योद्धा था या फिर उन सब में सर्वोच्च होता था। यह प्रक्रिया लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ऐसे लोगों को चुना जाता था जो बड़े-बड़े यज्ञ आयोजित करते थे, बड़े-बड़े काम करते थे। अश्वमेध यज्ञ जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग होता था राजा बनने का। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि एक घोड़ा होता था, उसे स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा जाता था और यदि कोई उसे रोकता था तो उसे उस राजा से लड़ना होता था और उसमें जो विजय प्राप्त होता था उसका राज्य अकंटक माना जाता था। धीरे धीरे पुरोहितों ने वर्णों की व्यवस्था को प्रारंभ किया और जो है कई ग्रंथ लिखे गए। ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। ये ग्रंथ थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि ग्रंथ लिखे गए। इनमें कई समूहों की बार चर्चा की गई, कई वर्गों की चर्चा की गई, जैसे पुरोहित वर्ग, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और जंगल में रहने वाले। पुरोहितों ने इन सभी को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिसे वर्ण कहते हैं। 4 वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इन सबको अलग-अलग अधिकार दे दिए गए। औरतों और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। धीरे-धीरे पुरोहित जो है वो वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर करने लगे। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता-पिता की संतान ब्राह्मण मानी जाती थी। इसी प्रकार कुछ वर्गों को अछूत वर्गों में भी शामिल कर दिया गया, खास करके शिल्पकार वर्ग, शिकारी वर्ग, भोजन संग्राहक वर्ग। ये सारे वर्गों को अपवित्र माने जाने लगा। ऐसे लोग जो शव को जलाते थे, दफनाते थे, उन सबको अपवित्र माना जाने लगा। धीरे-धीरे वो समाज विकसित हुआ। राजा अपने राज्य को बढ़ावा देने लगे और धीरे-धीरे जनपद का विकास हुआ। ये जनपद में होता क्या था? यज्ञ होते थे, बड़े-बड़े अनुष्ठान होते थे। पुरातत्वविदों को कई उसमें चीज़ें मिली हैं। उदाहरण के लिए आप दिल्ली के पुराना किला में, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंगी खेड़ा में कई सारी चीज़ें मिली हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक चित्र दूसर पात्र है, जिसमें थाली, कटोरी और भी कई सारी चीज़ें मिलती थी और उसमें जो है चित्र भी बने होते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। जनपदों का निर्माण धीरे-धीरे जनपद जो है वो विकास के क्रम में बढ़ने लगे और वो बड़े महाजनपद के रूप में सामने आए। तो महाजनपदों का निर्माण लगभग 2500 साल पहले कुछ महत्वपूर्ण कुछ राज्य बने या महाजनपद बने। उनकी एक राजधानी हुआ करती थी। उन राजधानियों की सुरक्षा के लिए वो किलेबंदी करते थे। चारों ओर लकड़ी लगाते थे, ईंट या पत्थर से ऊंची दीवारें बनाया करते थे, जिससे कि दूसरे राजा उन पर आक्रमण ना कर सकें। आप इस मानचित्र में कुछ जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं, उनको आप देख सकते हैं। वैसे कि पूरे जनपदों को मिलाया जाए तो 16 महाजनपद हैं। आप इसमें उन सब की लोकेशन को देख सकते हैं। गांधार, तक्षशिला, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, अवंती, उज्जैन, वैशाली, मगध, वज्जी, अंग, ये सारी जो है महाजनपद हैं और ये बड़े नगर हुआ करते थे। उस समय के राजा नगरों में रहने के साथ-साथ सेना को रखने लगे, सेना को अस्थायी करने लगे और उन्हें पूरे साल जो है वो नियमित वेतन देना शुरू कर दिया। उन वेतन में आहत सिक्के हुआ करते थे और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आप एक चित्र देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिनमें एक व्यक्ति जो है एक दीवाल जैसा कुछ है, उसके उसके पास या उसके ऊपर खड़ा है। ये दीवाल जो है कौशाम्बी में एक किला था उसकी दीवार है, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के
पास मिली है, इस दीवार के कुछ अवशेष मिले हैं। यह लगभग 2500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। अब बात आती है करों की। जब लोगों का विकास होने लगा तो महाजनपदों के राजा जो है वो करों कर को नियमित करना शुरू कर दिया। कर के रूप में शुरुआत पहले होता था कि जो लोग जीत करके आते थे वह राजा को उपहार देते थे, परंतु अब जो है वो कर जो है वसूलने की प्रक्रिया एक नियमित कर दी गई। सबसे ज़्यादा फसल हुआ करती थी तो फसलों पर जो कर लगाए जाते थे वो महत्वपूर्ण थे। उसमें अधिकांश लोग कृषक हुआ करते थे जो प्रायः अपनी उपज का 1/6वां भाग 1/6वां हिस्सा जो है वो देते थे। कारीगर जो काम करते थे, श्रमिक जो काम करते थे, श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, वो कम से कम 1 दिन, महीने में 1 दिन राजा के लिए काम करते थे। उदाहरण के लिए बुनकर, लोहार, सुनार और जो भी लोग काम करते थे, उनको कम से कम 1 दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। पशुपालक और जानवर को जो पालते थे, उनको उसके उत्पाद का कुछ न कुछ भाग राजा को देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान बेचने के लिए भी जो है वो कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं भी देनी पड़ती थी। धीरे धीरे कृषि में परिवर्तन आने लगा। कृषि में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है कि अब जो है वो लोहे के फाल जो है मिलने लगे। लोहे के फाल के मिलने से खेतों की जुताई जो है वो आसान हो गई। और इसके साथ साथ दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि लोग जो है धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिए। पहले वो धान के बीज को उगाते थे और फिर उनका रोपण करते थे। इससे क्या हुआ कि इससे पैदावार बढ़ने लगी और जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे उनको भी काम मिलने लगा। और इस काम को करने के लिए भूमिहीन खेतिहर मजदूर को, दास दासी को, इन सब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। यानी कि एक प्रकार से शोषण की जो प्रक्रिया है वो लगभग यहाँ से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों की। महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो है मगध। मगध लगभग 200 साल से भीतर जो है मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, क्योंकि यहाँ पर गंगा और सोन नदियाँ बहती थी। यहाँ पर यातायात संभव था, जल वितरण बहुत बेहतर था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी बहुत बेहतर थी। मगध का अधिकांश हिस्सा जो था वो जंगल से भरा हुआ था, तो जंगल में रहने वाले हाथी, घोड़े, उन सबको पकड़ करके सेनाओं के काम के लिए लिया जाता था। और जंगल पास होने के कारण लोग उनसे लकड़ी और रथ बनाने के लिए सामग्री वहाँ से ले लेते थे। मगध में 2 शक्तिशाली राजा हुए, एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु। महापद्म नंद एक शासक था जिन्होंने कई बार प्रयास किया कि मगध को जीता जाए, परंतु उसके असंभव रहा। बिहार में राजगृह उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में अपनी राजधानी इन्होंने बदल दी, राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया, जो कि आज के पटना में है। 2300 साल पहले जो है ये 2300 साल पहले जब मेसिडोनिया का राजा सिकंदर जो विश्व विजय करना चाहता था, जब वह मगध के जीतने का प्रयास किया, तब उसकी सेना ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मगध की सेना काफ़ी मजबूत है, और उन लोगों ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया और वह ब्यास नदी के किनारे से ही लौट गए। ऐसे में एक दूसरा महाजनपद भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसका नाम है वज्जी। वज्जी जो है वज्जी एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली बिहार का ही हिस्सा था। यहाँ पर अलग अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण का मतलब समूहों के द्वारा शासन होता था। इसमें एक संघ होता था या फिर संगठन होता था। इन संगठन में कई शासक होते थे जो सभी राजा कहलाते थे। ये लोग सभी अनुष्ठान जो करते थे वो एक साथ मिलकर करते थे। ये लोग सभाएं करते थे, सभी बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद करते थे तथा शत्रुओं से निपटने के लिए एक साथ आक्रमण करते थे। स्त्रियां और दास और कर्मकार को इन सभाओं में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या फिर संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ का जीवन उसका बहुत महत्व है। वज्र संघ का एक वर्णन का नाम की पुस्तक है, उसमें किया गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, उसमें वज्र संघ का जो है कई बार व्याख्यान दिया गया है, और ये लगभग 2300 साल पहले किया गया है। अजातशत्रु था जो संघ पर आक्रमण करना चाहता था, और उसने अपने एक मंत्री वसक्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। तब बुद्ध ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक पूर्ण नियमित सभाएं होती रहेंगी, जब तक आपस में लोग वज्र में मिलजुल कर रहते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, शहरों और गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे,
विभिन्न मतावलंबियों का सम्मान करेंगे तब तक उनका विकास नहीं रोक सकते। इसलिए वहाँ पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। कई शक्तिशाली राजा थे जो संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन संघ जो है वो लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। तो संघ ये सब महाजनपद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं।